जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय साम्राज्यवाद यानी कि यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे। और इसके साथ ही नवीन साम्राज्यवाद के ऊपर हम आगे जानेंगे कि अफ्रीका में यूरोप द्वारा पहले रुचि नहीं ली गई थी साम्राज्यवाद की दृष्टि से, किंतु बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि यूरोप के समस्त देशों ने अफ्रीका में रुचि लेना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवाद की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो 15वीं शताब्दी के समय ही साम्राज्यवाद की नींव रखी गई थी और 15वीं शताब्दी के समय साम्राज्यवाद का एक ही कारण था, आर्थिक लाभ कमाना। किंतु इसके बाद क्या हुआ कि व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तो होता ही गया और इसी उद्देश्य से कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे अन्य साहसिक नाविक जो थे, उन्होंने समुद्र की यात्राएं करनी शुरू कर दी। उसके साथ ही अमेरिका और एशिया के नए नए द्वीपों तक पहुंचने के समुद्री मार्गों की खोजें की गई और उस समय के अर्थशास्त्रियों ने भी इस काल को व्यापारिक गतिविधियों के वाणिज्यवाद के नाम से पुकारा है। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद के दो घटनाएं सामने आ गई थी, जिसमें कि क्या हुआ कि पहला ये था कि अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, जो कि पहले इंग्लैंड का गुलाम था, और दूसरी तरफ आर्थिक विचारों में परिवर्तन आने लग पड़े थे। तो इस प्रकार साम्राज्यवाद का जो प्रथम चरण था ना, वो उदारवादी था, किंतु दूसरे चरण में परिस्थितियां बदलती हैं। राज्यवाद का दूसरा चरण फ्रांस की क्रांति के बाद से ही आरंभ हो गया था, किंतु इस साम्राज्यवाद में इंग्लैंड के नेतृत्व में परिवर्तन आ गया था। उपनिवेशों को स्वतंत्र व्यापार और उत्तरदायी शासन दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया था, यानी कि उपनिवेशों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के साथ हम तीसरा चरण देखेंगे, जिसे नवीन साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। आपके सिलेबस में नवीन साम्राज्यवाद पर ही सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। साम्राज्यवाद का तीसरा चरण सन 1870 ईस्वी के बाद से आरंभ होता है, यानी कि तब जब जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। अब इस काल में उपनिवेशों को प्रतिष्ठा और शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाने लगा था। इस समय तक सबसे बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र इंग्लैंड और फ्रांस थे, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा उपनिवेश मौजूद थे। और सन 1870 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण भी हो चुका था और उसके एकीकरण के बाद उसने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें कि वो भी साम्राज्यवाद की दौड़ में सम्मिलित हो गया। और इसी की महत्वाकांक्षा के कारण आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। यानी कि नवीन साम्राज्यवाद का आरंभ आप कब से मानेंगे? इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद से। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा सन 1870 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक चलती आई रही। इसके बीच में क्या हुआ कि यूरोप के जितने भी साम्राज्य थे ना, उन सभी में आपसी कटुता उत्पन्न हो गई और 1914 में ये हालात बन गए कि इनमें विश्व युद्ध छिड़ गया, यानी कि साम्राज्यवाद विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना। अब नवीन साम्राज्यवाद जो हुआ ना, इसके कई कारण थे। सबसे पहले है आर्थिक कारण। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि औद्योगिक विकास हो रहा था यूरोप में, जिसकी वजह से उनके उत्पादन संरचना, यातायात, ऊर्जा स्रोतों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे थे। अब इस विशाल औद्योगिक उत्पादन के लिए उन्हें कच्चे माल की भी आवश्यकता होती थी और कच्चे मालों के लिए उन्होंने नए नए उपनिवेश स्थापित करना उचित समझा। साथ ही साथ तैयार माल को बेचने के लिए उन्हें बाज़ारों की भी आवश्यकता थी, यानी कि मंडियों की आवश्यकता थी। तो ये भी एक कारण था। और इसी में सबसे ज़रूरी बात, पूंजी की बहुत लालसा थी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पूंजी होगी उसके उद्योग भी ज़्यादा विकसित होंगे और उसके पास ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी। बाकी देखा जाए तो कच्चे माल में ये लोग किस चीज़ के लिए एशिया अफ्रीका की तरफ आए थे? रबड़, टिन, लोहा, तांबा, कांसा और साथ ही साथ तेल जैसी चीज़ों के लिए ये लोग उपनिवेशों की तरफ आकर्षित हुए थे। राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में क्या होना, प्रतिस्पर्धा होने लग पड़ी। सबसे पहली बात तो 19वीं शताब्दी का समय जो था ना, वो राष्ट्रवाद का युग था और ये राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विकास का भी कारण बना। अब इसमें होता क्या है कि सन 1870 के बाद फ्रांस ने राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, जिस बीच उसने अफ्रीका के कई देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। साथ ही साथ अब उसको देख के बाकी के पीछे कैसे हट सकते थे, तो बाकियों ने भी, यानी कि जर्मनी और इटली ने भी अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया।
आगे है जनसंख्या में वृद्धि। अब होता क्या है कि 100 ईयर्स के टाइम पीरियड में 1800 में देखा जाए तो इंग्लैंड की कुल आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी, जो 1900 में 4 करोड़ पहुंच गई थी। वहीं जर्मनी की 2 करोड़ से 5 करोड़ पहुंच गई थी और इटली की 1 करोड़ से 3 करोड़ पहुंच गई थी, यानी कि 3-3 4-4 गुना बढ़ती जा रही थी आबादी। अब ये अंग्रेज़ वैसे इंडियंस को रैबिट बोलते हैं, लेकिन खुद इस समय में रैबिट बने हुए थे। तो होता क्या है कि इतनी तीव्र गति से बढ़ती हुई आबादी के कारण वहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि नौकरियाँ मिलना मुश्किल हो गया। बेकारी की समस्या बढ़ने लग पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खाद्य संकट भी आने लग पड़ा। अब इस बीच उन्हें उपनिवेशों की तरफ ध्यान देना पड़ा। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। अब होता है क्या है कि ईसाई धर्म का प्रचार करना भी नवीन साम्राज्यवाद का ही एक कारण था। ये जो मानवतावादी धर्म प्रचारक थे ना, ये पिछड़े क्षेत्रों में जाते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। इस बीच क्या हुआ कि ये लोग लोगों को कहते थे कि ये पवित्र धर्म है, इसको अपनाओ, और यूरोपियों को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, गोरी जातियों को सबसे महान बताते थे और सभ्य बताते थे, सांस्कृतिक बताते थे, और बाकियों को ये लोग पिछड़ा हुआ कह के उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए जाते थे उन लोगों से, धर्म के नाम पर जो कर्मकांड करवाए जाते थे उस समय। तो इसकी वजह से क्या होता था कि वहाँ के लोगों पे धर्म को स्थापित करना भी एक इनका मुख्य कारण था। लास्ट पॉइंट है हमारा सैनिक कारण। अब देखिए, सैनिक दृष्टि से भी ना उपनिवेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। सन 1870 के बाद यूरोपीय देशों में सैनिकवाद का प्रभाव जो था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। निकला कि मुख्य यूरोपीय देश जो थे ना, वो ऐसे ऐसे स्थानों पर अधिकार कर लेना चाहते थे जहाँ पे सैनिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान थे। महत्वपूर्ण स्थान कैसे थे? अब व्यापार होगा तो कहीं दूसरा देश उनके व्यापारियों पर आक्रमण ना कर दे, तो उन्हें बचाने के लिए भी उन्हें सैनिक दृष्टि से देखा जा रहा था। और फ्रांस तो एकमात्र ऐसा देश बन गया था जिसने अपने सैनिकों में उपनिवेश के सैनिकों को, यानी कि अफ्रीका के सैनिकों को भर्ती करना आरंभ कर दिया था, जिसको देख के बाद में इंग्लैंड ने अभी भारतीय सैनिकों को अपने राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए उन्हें भर्ती करना आरंभ कर दिया। अब साम्राज्यवाद तो हो गया, यानी कि गुलाम तो बन गए काफ़ी सारे राष्ट्र, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले साम्राज्यवाद का उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इस पर नज़र डालेंगे। तो होता क्या है कि यूरोपीय साम्राज्यवाद के विस्तार से ना यूरोपीय ज्ञान और संस्कृति जो थी वो विश्व में प्रसिद्ध होने लग पड़ी, यानी कि विश्व के अलग अलग देशों में पहुँचने लग पड़ी। साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशों में पूंजी निवेश करना भी शुरू कर दिया, यानी कि गुलाम देशों में फैक्ट्रीज़ लगाना आरंभ कर दिया, वहाँ पे रेल लाइनें बिछाना आरंभ कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि उपनिवेशों में वैचारिक और भौतिक परिवर्तन हो गया। साम्राज्यवादी विस्तार के कारण ना इसी के साथ साथ उपनिवेशों में ईसाई धर्म का भी प्रसार होना शुरू हो गया। जबरन ईसाई धर्म भी परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जा रहा था कहीं कहीं स्थानों पर। आगे होता क्या है कि ये साम्राज्यवादी शोषण और अत्याचार के कारण उपनिवेशों में राष्ट्रवादी भावना जागने लग पड़ी। वे लोग स्वयं के राष्ट्रों को अंग्रेज़ों से छुड़वाने का प्रयास करने लग पड़े। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के राइट्स होने लग पड़े, जैसे कि हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है भारत में। इसी प्रकार से अलग अलग राष्ट्रों में छोटी मोटी क्रांतियाँ होती रहती हैं, लेकिन सर्वव्यापी रूप से नहीं होती है जो इनके शासन को पूर्णतः उखाड़ फेंके। वो तो सिर्फ तभी होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी कमर टूट जाती है। अब क्या होता है ना कि इसी साम्राज्यवाद के कारण साम्राज्यवादी सिद्धांतों का समावेश भी किया जाता है, यानी कि ये लोग गोरी जातियों को बाकी अन्य जातियों से सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सर्वोत्तम समझते हैं, और इसी से जातीय विद्वेष भी फैलना शुरू हो जाता है। काले घोरे का रंगभेद होना शुरू हो जाता है, और ये लोग स्वयं को पढ़ा लिखा समझते थे, स्वयं को ही सभ्य समझते थे। हालांकि इनके यहाँ पे जो ज्ञान था वो भारत जैसे राष्ट्रों में 1500 साल पहले ही आ चुका था। मतलब कुल मिला के जातीय कल्याण के नाम पर ये लोग कोई कार्य नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उपनिवेशों में साम्राज्यवादी भावना के विरुद्ध घृणा फैलने लग पड़ी, विनाश की मांग होने लग पड़ी इनके। और सबसे बड़ी बात, उपनिवेशों पर ये लोग ना अमानवीय अत्याचार करते थे। मैंने बताया था कि पहले भी कि जैसे अफ्रीका के छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बना के इंग्लैंड और फ्रांस ले जाया जाता था, ताकि वहाँ पे मशीनों के बीच में बच्चों को धकेल दिया जाए और उनसे सफाई करवाई जाए। तो अब तक हमने देखा कि साम्राज्यवाद के उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब साम्राज्यवाद का यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यूरोप के चरित्र पर दाग। अब होता क्या है कि यूरोप में स्वयं तो शासन प्रणाली जो इनकी है वो प्रजातांत्रिक प्रणाली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन देशों को गुलाम बनाया वहाँ पे निरंकुशता को अपनाया। स्वयं के अनुसार कानूनों को मोड़ा गया, स्वयं के राष्ट्रों के लाभ अनुसार व्यापारिक व्यवस्था बनाई गई,
यहाँ तक कि भारतीयों से तो जबरन नील की खेती करवाई गई और चीन से तो अफीम का व्यापार होना शुरू हो गया था। हालांकि चीन के जो राजा थे उन्होंने तो अफीम पर प्रतिबंध भी लगा रखा था। तो कुल मिला के अंततः क्या हो कि साम्राज्यवादी देशों को ना शोषक और अत्याचारी देश समझा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी संबंधों में कटुता। यहाँ पे साम्राज्यवादी देशों के कटुता के बारे में बात की जा रही है, ना कि उपनिवेशों के बारे में। गुलाम देशों में कटुता नहीं बनी, यहाँ पे कटुता बनी उन देशों में जो गुलाम बनाना चाहते थे। एशिया में फ्रांस और इंग्लैंड के संबंधों में तनाव बन गए। वहीं अफ्रीका में फ्रांस, जर्मनी और इटली के संबंधों में कटुता बन गई। और अमेरिका में तो स्पेन और पुर्तगाल आपस में भिड़ गए। कुल मिला के ऐसी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता चली कि देखते देखते 1914 में स्थिति इतनी बुरी हो गई कि विश्व युद्ध हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक लाभ। अब होता यूँ है कि साम्राज्यवाद से यूरोपीय देशों को कई प्रकार के आर्थिक लाभ हुए। उन्होंने उपनिवेशों से वो सामग्रियां प्राप्त की जो उनके खुद के देशों में उपलब्ध नहीं थी, और इससे क्या हुआ कि इन देशों में आर्थिक समृद्धि पनपने लग पड़ी। जनसाधारण जो था उनका विकास होने लग पड़ा, उनका रहन सहन अच्छा होने लग पड़ा, और यहाँ तक कि उनका जो कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था ना, वो हाई हो गया, उच्च स्तर का हो गया था। यूरोप की इन उपनिवेशों पर निर्भरता भी वृद्धि हो गई थी, यानी कि अब ये उपनिवेशों पर ज़्यादा निर्भर रहने लग पड़े थे, क्योंकि पैसा कमाने की ज़रूरत तो है नहीं, वहाँ से तो आ ही रहा है, गुलाम भी वहाँ से आ रहे, काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना है, बस फैक्ट्री खोल देनी है नाम मात्र की, और उसका पैसों का लेन देन देखना है, बस ये था। जिससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ और पूंजीवाद एक विश्वव्यापी व्यवस्था बनकर उभरी। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि अफ्रीका के बंटवारे में यूरोपीय शक्तियों ने रुचि लेना क्यों आरंभ किया, या फिर पहले हम ये बोलें कि पहले आरंभ क्यों नहीं किया था रुचि लेना। पहले इनका इंटरेस्ट नहीं था अफ्रीका में कोई भी, लेकिन बाद में अफ्रीका को भी इन्होंने गुलाम बना लिया। तो ऐसे क्या कारण बने? तो पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने अफ्रीका की तरफ क्यों नहीं देखा। एशिया और अमेरिका की तरफ तो चले गए, अफ्रीका की तरफ अंत में क्यों गए? तो होता क्या है कि 1860 से पहले ना अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता था, जो आज भी हम देखते हैं कि उसे डार्क कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है। लेकिन उस समय डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता था? डार्क इसलिए नहीं कि वहाँ के लोग डार्क हैं, डार्क इसलिए क्योंकि जहाँ पे कोई रोशनी नहीं पड़ी है, जहाँ पे किसी को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अंध महाद्वीप भी कहा जाता था इसे हिंदी में, यानी कि उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तो अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है। सन 1860 के बाद क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि 60 के बाद, यानी कि 60 से लेकर 70 के बीच तक का काल जो था, वहाँ पे उसमें खोजें होना शुरू हुई, वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू किया, ईसाई प्रचारकों ने जाना शुरू किया, और उसके बाद 70 के बाद इसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन 60 से पहले क्या था, ये अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। अब अफ्रीका ना जाने के क्या क्या कारण थे, ये देखते हैं। सबसे पहले था कि अफ्रीका में ना कोई भी बंदरगाह नहीं था, कोई भी अच्छा बंदरगाह नहीं था, जिसकी वजह से जहाज़ खड़े करने की समस्या थी। वहाँ जाना खतरनाक समझा जाता था, खतरे की यात्रा समझी जाती थी वहाँ जाना। वहाँ की जलवायु जो थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। देखा जाए तो मिस्र, ट्यूनिस, अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देश तो इतने ज़्यादा मतलब रेतीले देश है वहाँ पे, कि प्रदेशों में कृषि नाम मात्र की थी, होती ही नहीं थी। बस जहाँ पे थोड़ा सा पानी आ गया वहाँ पे 10% कृषि होती थी। और सहारा मरुस्थल को तो पूछो मत, वहाँ पे वनस्पति का अभाव था। ठीक है, अनेक हिंसक पशु भी थे वहाँ पे पाए जाते थे। कहाँ? अफ्रीका के दक्षिणी जंगल में। दक्षिण में जंगल तो है, जहाँ पे आज हम जिम्बाब्वे वगैरह देखते हैं, मेडागास्कर वगैरह भी, तो उसके आसपास का जो इलाका है जितना भी, वहाँ पे बहुत ही घना जंगल है। लेकिन वो घना जंगल इतना खतरनाक है, वहाँ पे अनेक प्रकार के हिंसक पशु पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ जाने से डरते थे। वहीं हमें आगे देखने को मिलता है कि अफ्रीका जो है ना, वो धीरे धीरे प्रगति तो कर रहा था, लेकिन इतनी भी अच्छी तरह से प्रगति उसने की नहीं थी जितनी कि एक व्यापारिक दृष्टि से होनी चाहिए। अफ्रीका यातायात के साधनों में बहुत ही पिछड़ा हुआ द्वीप था, तो आने जाने के संसाधन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, फिर मरुस्थल थे, दलदल भी था बीच में। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि वहाँ पे जो रास्ते थे ना, वो अच्छे नहीं थे। लास्टली हमें यह भी देखने को मिलता था कि वहाँ के लोग व्यापार और उद्योग पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। आर्थिक दृष्टि से भी अफ्रीका पिछड़ा हुआ था, और अगर कोई वहाँ पे विदेशी जाता भी था तो आदिवासियों का विदेशियों के प्रति जो व्यवहार था ना, वो कुछ अच्छा नहीं था। तो विदेशी भी उनसे धीरे धीरे घृणा करने लग पड़े थे। तो परिणाम स्वरूप यही होता है कि विदेशी यहाँ पर यात्रा करना उचित नहीं समझते थे, और अंततः इस महाद्वीप की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ तक हमने देखा कि अफ्रीका में ऐसे क्या कारण रहे
जिसकी वजह से यूरोपीय अफ्रीका की तरफ अपने उपनिवेश स्थापित करने में रुचि नहीं रख रहे थे। किंतु अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपीय राष्ट्रों ने रुचि लेना आरंभ कर दिया। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा औद्योगिक क्रांति। अब यूरोपीय देशों में औद्योगिक परिवर्तन होने लग पड़ा था। 1870 के दशक के बाद औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उत्पादन में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी कि अपने ही देश में माल को खपा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इस कारण क्या हुआ, उन्होंने उपनिवेशों की आवश्यकता को महसूस किया और औद्योगिक उत्पादन के लिए भी कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। तो दो दो काम एक साथ हो सकते हैं, है ना, कि कच्चा माल भी मिल जाएगा और हमारा जो बना बनाया माल है उसको बेचने के लिए मंडियाँ भी मिल जाएंगी। तो अब यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए प्रयास करने के लिए कच्चे माल की सुगमता के लिए यूरोप से एशिया और अमेरिका के अलावा अब अफ्रीका की तरफ ध्यान देना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1870 से 1914 के मध्य यूरोप में तीन बड़ी शक्तियों का उभरना। एक्चुअली तीन नहीं, दो महाशक्तियों का उभरना था। एक तो एशिया में उभरी थी, जर्मनी और इटली, इन दोनों का एकीकरण हो चुका था। 1870 में जर्मनी के एकीकरण के बाद ये भी उभर गया था और जर्मनी को देख देख के इंग्लैंड का भी एकीकरण हो गया था, गैरीबाल्डी एंड ऑल। तो इन सब ने जो एकीकरण किया था, बिस्मार्क ने जर्मनी का और गैरीबाल्डी और बाकी सब ने इटली का, तो इन्होंने अपने राष्ट्र की सर्वोच्चता बनाने के लिए, अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए नई नई मंडियों को खोजना तो शुरू किया ही था, उपनिवेश बनाने भी शुरू किए थे। तो उसी बीच ये भी शक्तिशाली राष्ट्र बन गए थे, जर्मनी भी, इटली भी। और इनको देख के जापान, एशिया में जापान पहला राष्ट्र था जो साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था। ईसाई प्रचारकों का योगदान। अब होता क्या है कि ईसाई धर्म को विश्वव्यापी बनाना चाहते थे ये लोग, अपनी संस्कृति को दूसरे देशों में फैलाना चाहते थे और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते थे। तो इसके लिए बहुत से पादरियों ने क्या किया, अफ्रीका की यात्रा की। और इनको यात्रा के लिए बड़े बड़े पूंजीपति जो थे ना, वे फंड करते थे, पैसे देते थे। और ईसाई प्रचारकों ने यहाँ पे आके क्या किया, इन भोले भाले लोगों का आर्थिक रूप से शोषण किया। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक दृष्टि से उपनिवेशों का महत्व। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सैनिक दृष्टि से 1870 का 1800 से लेके 1900 के तक का जितना भी काल था वो सैनिकवाद का ही तो काल चल रहा था। यहाँ पे सैनिकों की दृष्टि से ही देखा जाता था सब कुछ, और सैनिकों के होने के कारण ही इनका व्यापार जो था वो सुगमता से फल फूल रहा था। व्यापारिक गतिविधियों में बाधा ना आए, या डाकू इन पर आक्रमण ना कर दे, या इनका दुश्मन देश इनके व्यापारियों पर आक्रमण ना कर दे, इनके माल पर आक्रमण ना कर दे, लूट ना ले, तो उससे बचने के लिए ये साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने जगह जगह पर अपनी सैनिक टुकड़ियाँ बिठा दी और उससे क्या हुआ कि इनके व्यापारी लोग जो आते जाते थे ना, उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान हो गई। साथ ही साथ क्या हुआ कि ये लोगों ने उन्हीं देशों के लोगों को, नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग तो ज़्यादा जानते हैं ना इस देश के बारे में। तो इस तरह से उनके इस बुद्धि का भी प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है बहुमूल्य खदानों पर अधिकार करने का भी प्रयास किया गया। अब अफ्रीका में ना कई प्रकार के बहुमूल्य पत्थर पाए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे हीरे, मोती और रबड़ का भी व्यापार होता था, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे खदानें पाई जाती थी इनकी। तो आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिसके हाथ ये खदानें लग जाएंगी वो तो माला माल हो जाएगा ना। अंतिम पॉइंट है हमारा दास व्यापार, सबसे ज़रूरी चीज़, कि भैया हम नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं, हमारे अधीन गुलाम भी आ जाएं, हमें पैसे भी अपने आप मिलते रहें। तो ये सब कहाँ से उपलब्ध हो रहे थे, ये हो रहे थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका से छोटे बच्चों को, महिलाओं को दास बना के यूरोप में ले जाया जाता था। और पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड जैसे देशों ने ना सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया दास व्यापार से। अब लाभ कमाने की दृष्टि से यूरोप के अन्य देशों में भी ये दास व्यापार की जो रुचि थी, इसमें वे लोग पढ़ने लग पड़े। तो ये जो लालसा थी, इसी लालसा के कारण, मतलब दास व्यापार की लालसा के कारण, उन्होंने अफ्रीका की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, जो बचे पुचे देश थे वो भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, साथ में फ्री के दास भी मिल जाएंगे, काम हो जाएगा आराम से, और क्या चाहिए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ऊपर जितने भी अब तक हमने कारण पढ़े ना, इनसे राष्ट्रों का झुकाव जो था वो अफ्रीका की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कि अफ्रीका विभाजन का महत्व क्या निकल के आया, इसको लेके यूरोप में गुटबंदी। तो पहले हम देखते हैं कि 1870 के समय फ्रांस और प्रशिया का युद्ध होता है। प्रशिया मतलब जर्मनी,
जर्मनी उस समय बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, 350 से भी ज़्यादा। तो उनमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो कौन सा था उत्तरी जर्मनी में? तो वो प्रशिया था। दक्षिणी जर्मनी की बात की जाए तो वहाँ पे तो ऑस्ट्रिया बसा हुआ है। तो यहाँ पे बात होती है कि 1870 के समय फ्रांस और प्रशिया तो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन वहीं अब 1882 के समय में क्या होता है, जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो ये कभी एक दूसरे के दुश्मन, कभी दोस्त। सेम चीज़ यही इंग्लैंड के साथ भी हो रही थी, रूस के साथ भी हो रही थी और ऑस्ट्रिया के साथ भी हो रही थी। तो यहाँ पे यूरोप में अलग अलग गुटबंदियाँ बन रही थी, जो आगे चल के हम वर्ल्ड वॉर में भी हमें ये देखने को मिलेंगी। सेकंड पॉइंट है मोरक्को संकट। अब मोरक्को जो था ना, वो यूरोप के सबसे नज़दीक था समुद्री इलाके से देखा जाए तो मोरक्को पर फ्रांस और जर्मनी आपस में भिड़ गए। फ्रांस चाहता था कि वो मोरक्को पर अधिकार जमाए और जर्मनी चाहता था कि उसे मोरक्को मिले। तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। जहाँ पे फ्रांस को इंग्लैंड, रूस और इटली का समर्थन मिला, वहीं पे जर्मनी को केवल ऑस्ट्रिया का समर्थन मिला। हालांकि युद्ध हो नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि बीच में अमेरिका आ गया और अमेरिका ने समझौता करवाया, और समझौते के बाद ही फ्रांस के साथ इंग्लैंड, रूस और इटली का समर्थन प्राप्त हुआ था फ्रांस को। लेकिन जर्मनी को केवल ऑस्ट्रिया का ही समर्थन प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूनिस पर अफ्रीका का अधिकार। अब आप यूरोप का मैप देखोगे ना, तो इटली के दक्षिण में समुद्र है और समुद्र के नीचे सबसे पहले एक छोटा सा टिप आता है अफ्रीका का उत्तरी छोर पे, जहाँ पे हमें ट्यूनिस देखने को मिलता है। अब ट्यूनिस पे क्या हुआ, फ्रांस का अधिकार होने को हो गया। तो फ्रांस और इटली में आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि इटली चाहता था कि वो उसे मिले, क्योंकि उसके नज़दीक भी है। तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में भी बात की थी कि इटली, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस की आपस में भी गुटबंदी हो गई थी, लेकिन आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस और इटली की आपस में लड़ाई भी हो रही है। तो इंग्लैंड और रूस ही बचे थे इटली के साथ। अब वो भी कंफर्म नहीं था कि उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इटली ने क्या किया, सन 1882 में त्रिगुट संधि कर ली। त्रिगुट संधि यानी कि उसमें 3 देश शामिल थे, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। इन्होंने बोला कि हम एक दूसरे के जो टेरिटरीज़ हमने कब्जे में ली हैं, हम तुम्हें समर्थन करेंगे, हम तुम्हें मान्यता देंगे कि हाँ, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार स्थापित रहेगा, और बदले में तुम मुझे दे देना अधिकार। तो इस बीच क्या हुआ कि फ्रांस के खिलाफ जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में तनाव, जो 20 वर्ष तक चले। हुआ क्या कि अफ्रीका विभाजन के बावजूद भी इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध 20 वर्षों तक तनावपूर्ण रहे। सन 1882 से 82 से पहले इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र के विरुद्ध कार्रवाई की थी। लेकिन सन 1882 के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और फ्रांस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फ्रांस चाहता था कि वह मिस्र पर अधिकार स्थापित करे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि तुर्की की इंग्लैंड और फ्रांस के साथ दुश्मनी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तुर्की चाहता था कि मिस्र, मोरक्को, ट्यूनिस में से कुछ तो उसके हाथ लगे। उस समय हम देखते हैं कि ओटोमन साम्राज्य का समय था, ओटोमन एम्पायर था। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया, मिस्र, मोरक्को और ट्यूनिस को आपस में बांट लिया। मतलब एक एक कंट्री को, जैसे कि फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार कर लिया, ट्यूनिस पर भी फ्रांस ने अधिकार कर लिया और इंग्लैंड ने मिस्र पर कर लिया। तो बचा क्या, टर्की चाहता था कि उसे भी इनमें से कुछ तो मिलता, लेकिन नहीं मिला। तो टर्की इन दोनों के विरुद्ध हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है आगे चलकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में, जो टर्की इन देशों के साथ नहीं था ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1905 का समझौता। अब होता क्या है कि 1904 में, सन 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समझौता हो रहा है कि ये अफ्रीका के विभाजन को लेके। तो इस समझौते में फ्रांस ने इंग्लैंड को बोला कि ठीक है, मिस्र तुम्हारा हुआ। वहीं इंग्लैंड ने बोला कि ठीक है फ्रांस, मोरक्को तुम्हारा हुआ। तो इन दोनों देशों में मित्रता स्थापित हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैंने टॉपिक को बहुत ही कैजुअली समझाने की कोशिश की थी, ताकि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए और दोबारा पढ़ने की से ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।